दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का चैप्टर 3 जो कि आपका है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। ठीक है, तो आज हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का कक्षा 12 के बच्चों में जो लिखे हैं रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक है, तो इनका हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे और हल करेंगे। एक पैराग्राफ को समझेंगे, उसका व्याख्या करेंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कन्हैयालाल मिश्र का बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, उसका अभ्यास प्रश्न आज के वीडियो में हम पूरा देखेंगे। तो पहला कह रहा है कि गद्यांश पर आधारित अभ्यास प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क नंबर का पैराग्राफ कह रहा है कि नश्तर तेज है, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर दृढ़ गया और मेरा भी। हम दोनों एक। ठीक है, मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने से मारा। मदर चली गई, मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फैलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जातिवाद की दीवारें, और कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय है। ठीक है, तो ये सब दीवालों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य के प्रति कितनी दीवालों को खड़ा किया गया है। तो पहले इसे समझते हैं। कह रहा है कि नश्तर तेज था। नश्तर का मतलब होता है जो चाकू की धार होती है, वो उसके हिसाब से जो नश्तर है वो तेज था। ठीक है, फिर कह रहा है कि चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। चुभन मतलब कि जो चीज़ चोट लगती है तो चुभती है, तो वैसे ही चुभन जो थी वो बहुत ही गहरी थी, लेकिन मदर टेरेसा की जो कलेजा था उससे अछूता रहा। हिटलर बोली, कौन बोला? तो मदर टेरेसा ने बोला कि हिटलर बुरा था। ठीक है, हिटलर जो है वो बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी। क्या उसने लड़ाई को शुरू किया, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया। क्या हो गया? उस लड़ाई में इस लड़की का भी घर ढह गया, यानी कि गिर गया। तो फिर आगे कह रहा है कि उसने लड़ाई छेड़ी और लड़की का भी घर ढह गया, और मेरा भी, यानी कि मदर टेरेसा का भी। हम दोनों एक। ठीक है, हम दोनों एक थे। हम दोनों एक यानी कि मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा। ठीक है, हम दोनों एक हैं, तो मदर टेरेसा इस बात को इतनी गहराई से डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था। ठीक है, हिटलर को लगा कि वो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने उनकी लड़की को उनसे छीन लिया हो, और उन्होंने पहले ही दावा में मुझे चारों खाने मार डाला। ठीक है, क्या किया? उन्हें पहले ही दावों में ये बात बोलकर मुझे चारों खाने दे मारा। ठीक है, मदर चली गई। ठीक है, मदर टेरेसा चली गई। मैं सोचता रहा, यानी कि वो सोचता है कि मनुष्य के बीच में मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं, यानी कि मनुष्य के प्रति ऐसी चाल चलन चलते हैं कि उन दोनों के प्रति वह कई दीवारें खड़ी कर चुके हैं, जैसे कि ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, यानी कि कई बातों से ऊंची दीवारें और कई चीज़ से मजबूत कर उसकी दीवारें, और भूगोल यानी कि पूरे भूगोल की दीवारें, और जाति वर्ग के पे जितने भी लोग जाति वर्ग के सापेक्ष खड़े रहते हैं उसके प्रति दीवारें, और कितनी मनहूस बातों को लेकर और नगण्य बातों के लिए यह कितनी अजेय है, यानी कि लोगों ने एक दूसरे के प्रति ही कई दीवारें खड़ी की हैं। तो एक एक प्रश्न का हम उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो हेडिंग करेंगे नश्तर तेज था, और लास्ट में कितनी अजेय। ठीक है, हमें इतना हेडिंग करना है, उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। तो पहला नंबर हेडिंग कर लेंगे इस प्रकार से, नश्तर तेज था और डॉट कितनी अजेय है। ठीक है, अजेय। ठीक, पहले का उत्तर है कि
उपयुक्त गद्यांश के लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं एवं पाठ का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखेंगे हम दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी की हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो आपको यहीं पे लिखा है कि मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही दीवारें खड़ी की हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं उसी प्रकार से। तो यही लिखेंगे कि मनुष्य के बीच ही मनुष्य ने ही कई दीवारें खड़ी की हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा से क्या कहा। ठीक है, तो लेखक ने मदर टेरेसा से प्रश्न के उत्तर में क्या कहती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है इसका उत्तर कि यहीं पर कि हिटलर बुरा था। यही लेखक ने कहा कि हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक हैं। यही बात मदर टेरेसा ने कही थी। तो यहाँ पर ये भी कहती हैं कि मदर टेरेसा ने झूमकर इतने गहरे से कहा कि जैसे वह उनकी लड़की को छीन रहा था। तो तीसरे के उत्तर में हम लिखेंगे कि लेखक ने प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा से कहा, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, जिससे हम दोनों एक साथ हैं। ठीक है, उन दोनों का घर ढह गया और उसी प्रकार से वो दोनों एक साथ ही हैं, मदर टेरेसा और लड़की। तो यही लेखक ने प्रश्न का उत्तर दिया। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत किया है। तो चौथे का उत्तर लिखेंगे कि इस गद्यांश में लेखक ने संकेत दिया है कि कुछ लोगों के बुरा होने से हमें आपसी सेवा भावना एवं परोपकार की भावना को ही नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों की कृपा से हमें सेवा और भावना और परोपकार की भावना को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये चौथे का प्रश्न का उत्तर है। अब देखेंगे हम आखिरी प्रश्न। इसमें पांचवा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है मनुष्य, यहाँ से मनुष्य से लेकर पर कितनी अज्ञेय है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, तो इसमें कह रहा है कि मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। यानी कि यहाँ पर कहना चाहता है कि मनुष्य के प्रति इतनी ईर्ष्या है और इतनी नफरत है कि वो दोनों ही एक दूसरे के बीच कई दीवारें खड़ी कर चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए ऊंची दीवारें हैं जो फर्क के प्रति होता है, मजबूत फौलादी दीवारें जो लोगों के प्रति हटने के लिए किया जाता है, भूगोल की दीवारें यानी कि हर एक चीज से जुड़ी हुई दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें यानी कि जाति और जो वर्ग के लोग हैं उनको अलग अलग करने के लिए उसकी दीवारें खड़ी की गई हैं, और कितनी मनहूस लोगों की और कितनी नगण्य है यानी कि स्थिर लोगों की और कितनी अजेय की। ठीक है, तो इन सारी दीवारों को मनुष्य के प्रति ही खड़ा किया गया है। तो हम इसका सारा मिला के संदर्भ की व्याख्या को लिखेंगे। तो इसकी व्याख्या को हम लिख लेते हैं इस प्रकार से। तो हेडिंग करेंगे पांचवे का रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य बहुत ईर्ष्यालु हो गया है, जिससे वह एक दूसरे की उन्नति में बाधक बन रहा है। वह एक दूसरे के विकास को रोकने के लिए उनके अनेक प्रकार के दीवारें, जैसे ऊंची दीवारें, विशाल मजबूत दीवारें, राजस्व संबंधी दीवारें, जाति वर्ग रूपी दीवारें इत्यादि बहुत सी बुरी एवं अजेय दीवारों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो कई प्रकार की ही दीवारें मनुष्य के प्रति खड़े होते हैं। तो ये हम अपनी भाषा में व्याख्या में लिखेंगे। अब हम देखेंगे दूसरे पैराग्राफ को। ख नंबर कह रहा है कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती,
कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनके यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम ये की मशीन मात माने। ठीक है। भारत में 40 वर्षों की सेवा में रसलीन जैसे कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो आदमी है, ठीक है, कह रहा है कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, यानी कि जो आदमियों को मक्खी बनाता है वैसा काम का कोई जादू नहीं है। यानी कि उनकी ये खासियत है कि यह कोई जादू नहीं जानती कि आदमियों को मक्खी बनाने का काम करें, ऐसी कोई जादू उन्हें मालूम नहीं थी। किंतु लेखक कहते हैं कि मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गेट की थी। यानी कि जो होम की बुढ़िया मदर मार्गेट थी वो आदमी को बनाने वाली, मतलब मक्खियों से आदमी बनाने वाली जीवन की जादू को जानती थी। कौन? होम की बुढ़िया मदर मार्गरेट। ठीक है। और देखिए कदर इतना नाटा, यानी कि उनका कद जो है वो बहुत ही नाटा यानी कि छोटा था कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके। मतलब उनका इतना कद छोटा था कि उन्हें हम गुड़िया भी कह सकते हैं। पर उनकी चाल में गजब सी चुस्ती थी। लेकिन उस बुढ़ियों के चाल में जो थी गजब सी चुस्ती, यानी कि उनकी चाल बहुत ही तेज थी और तंदुरुस्त थी। कदम में फुर्तीली, यानी कि कदम उनकी फुर्तीली थी, वो बहुत ही अच्छे कदम से आगे बढ़ती जाती थी। यानी कि उनके कदम में भी कोई परिवर्तन नहीं था कि वह बूढ़ी हैं। और व्यवहार में मस्ती, यानी कि छोटे बच्चों की तरह उनके व्यवहार में मस्ती था। हंसी उनकी यों की मोतियाँ, यानी कि वो हंसती थी तो ऐसा लगता था कि मोतियाँ झड़ रही हों, मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो। ठीक है। वो हंसती थी तो ऐसा लगता था कि मोतियों की जो बोरी है वो खुल पड़ी हों। और काम तो ऐसा कि मशीन मत माने। ठीक है। यानी कि काम तो वो ऐसा करती थी कि मशीन उनके आगे जो कि है कम पड़ जाते हैं। भारत में 40 वर्षों में सेवा में रसलीन, यानी कि ये जो मदर मार्गेट है वो भारत के वर्षों में क्या है, बहुत ही सेवा में रसलीन थी, यानी कि मिली हुई थी। जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। मतलब वो इस प्रकार लीन थी जैसे जीवन में अब वो कुछ भी नहीं जानती हो या फिर जानने की इच्छा उनकी न हो। तो यही था आपका इस प्रकार से संपूर्ण पैराग्राफ का अर्थ, जैसे मैंने आपको समझाया। अब एक प्रश्न को उत्तर को हम देखेंगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे और फिर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या को लिखिए। तो पहले संदर्भ को देख लेते हैं। तो हेडिंग कर लेंगे आदमियों को मक्खी और लास्ट में हेडिंग कर लेंगे भी तो नहीं। ठीक है। जानना भी तो नहीं। तो ये हेडिंग कर लेंगे, उसके बाद हम प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। तो ख नंबर डालेंगे और हेडिंग लिखेंगे कि आदमियों को, फिर डॉटेड करेंगे जानना भी तो नहीं। ठीक है। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो इस प्रकार से ये संदर्भ है। आपके और भी कुछ प्रश्नों में संदर्भ पूछे जाएंगे तो आप इसको लिख लेंगे तो आपके संदर्भ कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका संदर्भ। अब हम देखेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। तो इसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ से पर से लेके मात माने तक इसका पैराग्राफ है। तो ये पढ़ देते हैं एक बार कि पर उनकी चाल में गजब सी चुस्ती थी, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मशीन मात माने। ठीक है। तो ये 2 लाइन जो है इसका पैराग्राफ है। तो इसमें कह रहा है कि उनकी जो चाल थी, यानी कि मदर मार्गरेट की जो चाल थी वो प्रशंसा करते हुए लेखक इसको कहते हैं कि उनकी जो चाल है उनकी गजब सी चाल थी। उनके प्रत्येक कदम में क्या थी, फुर्तीली से भरी हुई थी। उनका व्यवहार जो था बहुत ही अच्छा था और उनके हंसी जो ऐसी थी कि मानो कि उनके हंसी जब हंसती तो ऐसा लगता कि मोतियों की बोरी
खुल पड़ी हों और वो काम इस प्रकार करती कि जैसे मशीन भी उनके आगे कम पड़ जाए। तो इसी को हम अपनी भाषा में लिखेंगे। तो हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो दूसरे का हेडिंग है रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि मदर मार्गरेट की प्रशंसा करते हुए लेखक कहते हैं कि उनकी चाल में गजब सी चुस्ती और उनके प्रत्येक कदम में फुर्ती भरी हुई थी। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, साथ ही उनका हंसने का तरीका ऐसा था जैसे मोतियों की कोई बोरी खुल गई हो। आगे लेखक कहते हैं कि वे काम में इतनी तेजी से कर रही थीं कि मशीन भी पीछे हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया उसी प्रकार से आपको इसका व्याख्या करना है। तो अब हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया, तो लेखक ने मदर मार्गरेट का कार्यशैली, स्वभाव और महत्वपूर्ण विशेषताओं का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। तो यही चीज़ हम उत्तर में लिखेंगे। तो लिखेंगे हम कि इस गद्यांश में लेखक ने मदर मार्गरेट की कार्यशैली, स्वभाव एवं महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन किया है। तो ये हो गया आपका तीसरे का उत्तर। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि मदर मार्गरेट कौन थी, लेखक ने उनके अभिव्यक्त का वर्णन किस प्रकार से किया है। तो इसका भी उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है कि मदर मार्गरेट नर्सिंग होम की एक वृद्ध सेविका थीं और लेखक ने उनके व्यक्तित्व को फुर्तीला और मृदुभाषी एक गुड़िया के समान बताया है। ठीक है, अब देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी की संज्ञा क्यों दी है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि लेखक ने मदर मार्गरेट की जादूगरनी की संज्ञा दिया है क्योंकि वह रोगियों की सेवा पूर्णतः मन से करती हैं और उनके एक स्पर्श से रोगियों का दुख दूर हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लेखक ने मदर को जादूगरनी की संज्ञा बतलाया है। तो इस प्रकार से ये भी पांचों प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम चलेंगे ग पैराग्राफ में। ग पैराग्राफ कह रहा है इस प्रकार से कि मैंने बहुतों को रूप से माते देखा है, बहुतों को धन से और गुण से भी बहुतों को पाते देखा है, पर मानवता के आंगन में संपरण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आँखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें कि यहाँ पर ये पैराग्राफ कहना चाहता है कि मैंने बहुतों को रूप में पाते देखा है, यानी कि कवि कहते हैं कि मैंने हर किसी को कई रूप में देखा है, बहुतों को धन और गुण से पाते देखा है, यानी कई से ऐसे लोग हैं जिन्हें संपूर्ण धन है और गुण है और ऐसे लोगों को भी मैंने पाते देखा है। पर मानवता के आंगन में, यानी कि इस मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत सौम्य, यानी कि इस समर्पण यानी कि हम जो प्रदान कर देते हैं दूसरे को, वही समर्पण और प्राप्ति यानी कि हमें जो प्राप्त होता है उसका यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज ही अपनी आंखों से देखा। यानी कि इन सब कुछ करते हुए चीज़ों को मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने सुना था लेकिन मैंने इस बार आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से, यानी कि कोई अपने दुख से क्या करता है, किसी को पाए, यानी कि वह अपने दुख में किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी के पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे, और किसी के उत्सर्ग में किसी का जो पीड़ा है वो सदा के लिए सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो यही इस पैराग्राफ को कहना है कि बहुत से लोगों में बहुत से गुण पाए जाते हैं, लेकिन मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का गुण जो है वो पीड़ा रहित होता है, यानी कि पीड़ा से सुरक्षित रहता है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो ये मैंने आपको पहले क वाले पैराग्राफ में ही बताया है, तो आप उसे ही इसमें लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि
दूसरा है कि प्रायः गुणी व्यक्ति का लोग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं। तो ग नंबर का हेडिंग कर लेंगे, मैंने बहुतों को, फिर डॉटेड, सुरक्षित रहे। पहला पूर्वरत, यानी कि पहला संदर्भ था जो कि मैंने पूर्वरत कर लिया। और दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखेंगे कि प्रायः एक गुणवान व्यक्ति अपने गुणों से लोगों को आकर्षित कर लेता है, साथ ही अपने गुणों से लोगों को भी गुणवान बना देता है। ठीक है, प्रायः जो व्यक्ति है वो अपने गुणों से आकर्षित कर कर दूसरों को भी गुणवान बना सकता है। इसका हम उत्तर यही लिखते हैं क्योंकि यही प्रभाव पड़ता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि तीसरा प्रश्न में लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है। इसमें हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने एक गुणी व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरे का उत्तर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने किसके संबंध में विचार व्यक्त किया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक ने मदर टेरेसा के संबंध में विचार व्यक्त किया है। ठीक है, सब कुछ आपका क्लियर है, सारे पैराग्राफ में ही आंसर है। अब इसका पांचवा आखिरी प्रश्न देखते हैं, तो वो है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश जो है अंडरलाइन, उसको पहले देखते हैं। तो इसमें आपका 2 लाइन अंडरलाइन है कि मैंने बहुतों को रूप पाते देखा, यानी कि कई लोगों को मैंने रूप से सुंदरता होते हुए देखा है। बहुतों को धन और गुणों से बहुतों को पाते देखा है, यानी कि बहुत लोग धन्यवान और गुणवान होते हैं और इस लोगों को मैंने मानवीय गुणों से देखा, मानवता के गुण से। पर मानवता के आंगन में, यानी कि इस मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का अनुभव, यानी कि इस मानवता के आंगन में जो अद्भुत सौंदर्य वाली, ठीक है, गुण है, यानी कि अद्भुत सौंदर्य वाली जो गुण है वो स्वरूप आज मैंने अपनी आंखों से देखा। तो वो गुण मैंने अपने स्वयं के आंखों से देखा कि किस प्रकार समर्पण और प्राप्ति करते हैं लोग। तो चलिए इसका हम व्याख्या लिखेंगे अपने भाषा में। तो हेडिंग करेंगे हम रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को, रूपवान लोगों को देखा, बहुतों को मैंने धन और धनवान और गुणवान देखा, परंतु उत्कृष्ट मानवीय गुणों से युक्त एकमात्र स्त्री मदर टेरेसा को देखा, जो कि अद्भुत सौंदर्य वाली गुणवंती भी हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया है। ठीक है, यानी कि पहले ऐसी व्यक्ति यानी कि मदर टेरेसा को देखा जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और वो गुणवान भी रूप से हैं। तो ये पैराग्राफ का 5 प्रश्न के उत्तर समाप्त होते हैं। अब देखेंगे हम इस पैराग्राफ में, यानी कि इस लेखक की कहानी में आखिरी पैराग्राफ, यानी कि घ नंबर। तो घ पैराग्राफ कह रहा है कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितना अधिक बूढ़ी है, यहाँ पर जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह इतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किसी दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानित जीवन की और अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो देखिए इसमें कहना क्या चाहते हैं, तो इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि ये अनुभव कितना चमत्कारी है, यानी कि ये जो अभाव है, अनुभव जो हम करते हैं वो कितना ही प्रभावी और चमत्कारी है कि यहाँ जो भी लोग हैं वो जितने अधिक बूढ़े होते हैं, यहाँ पर जो भी लोग हैं वो जितने अधिक बूढ़े होते हैं वह उतने ही अधिक उत्फुल्ल यानी कि फुर्तीले होते हैं, मुस्कानमयी यानी कि हंसते रहते हैं। और यही किसी दीपक की ज्योत है, और यह एक दीपक की ज्योति की भावना को जागरूक करता है, जागरूक जीवन को यानी कि जीवन को जागरूक करता है, लक्ष्यदर्शी जीव को, ठीक है, यानी कि अपने लक्ष्य को जागरूक करने वाले जीवन को करता है, सेवानिरत जीवन की यानी कि सेवा करने वाले जीवन को करता है, और अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की यानी कि अपने विश्वास के प्रति एकत्रित जीवन को करता है। भाषा के कई भेद रहे हैं, यानी कि भाषाओं में अनेक सदियों का वेद रहा है, रहेगा भी यानी कि रहेंगे भी,
और पर यह ज्योत विश्व का सर्वोत्तम ज्योत है। लेकिन ये जो ज्योत है कई चीज़ों की, ये विश्व की जो है बहुत ही अधिक प्रभावशाली और सर्वोत्तम ज्योति रहेगी। तो इसका पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो मैंने आपको बताया ख पैराग्राफ में, वही लिखिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। हेडिंग करेंगे यह अनुभव कितना और डॉटेड करके सर्वोत्तम ज्योत है। तो घ नंबर लिखेंगे यह अनुभव डॉटेड ज्योत है। संदर्भ पूर्वरत रहेगा। और दूसरा प्रश्न है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि सेवा भावना की ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। ये दूसरे का उत्तर है। तीसरा प्रश्न कहना चाहता है कि तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम में समर्पित भाव से सेवारत और सर्वाधिक वृद्ध मदर मार्गरेट के मुस्कानमयी जीवन का वर्णन किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लेखक मदर मार्गरेट के क्या करते हैं, मुस्कान का वर्णन करते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने नर्सों का जीवन कैसा बताया है। इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने नर्सों का जीवन चमत्कारी एवं सेवा की भावना युक्त बताया है। अब इस पैराग्राफ का आखिरी प्रश्न है कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या को लिखिए। तो गद्यांश है यह किस दीपक की ज्योत है और सर्वोत्तम ज्योत है, यानी कि ये मैंने जैसे आपको बताया उसी प्रकार से हम अपनी भाषा में लिखेंगे। तो इस पैराग्राफ का आखिरी प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हेडिंग बनाकर हम इसे लिख देते हैं इस प्रकार से। हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि सेवा भावना रूपी दिव्य ज्योति एक जागरूक लक्ष्यदर्शी सेवानिरत जीवन की एक विश्वास से युक्त जीवन की अद्भुत ज्योति है। लेखक कहते हैं कि भाषाएं अनेक प्रकार की सदियों से रही हैं और भविष्य में भी रहेंगी, परंतु सेवा भावना की जो ज्योति है वो विश्व में सर्वोत्तम ज्योति है और वह विश्व की सर्वोत्तम ज्योति ही रहेगी। तो इस प्रकार से रेखांकित अंश का व्याख्या भी कंप्लीट होता है और आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम में जितना पैराग्राफ है, यानी कि चारों पैराग्राफ मैंने आपको इस अभ्यास पृष्ठ में बता दिए। कन्हैयालाल मिश्र का ये भी पैराग्राफ आपका समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।